आज हम पढ़ेंगे मूल अधिकार। मूल अधिकार क्या होते हैं, उनकी आवश्यकता क्यों है, मतलब मूल अधिकार का पूरा चैप्टर ही पढ़ेंगे अब। तो मूल अधिकार साधारण भाषा में समझाऊँ तो वे अधिकार हैं जिसकी वजह से तुम इंसान और जानवरों में फ़र्क कर पाते हो, कि हम इंसान हैं, हम गुलाम नहीं है ना जानवर हैं। तो ये बेसिक अंतर होता है। ये वो अधिकार हैं जब तुम पैदा हुए तो तुमको सारे अधिकार मिले। भगवान जी, तुम्हारा कुछ भी करने का मन करता है जब तुम पैदा हुए, कुछ भी करने का, लेकिन हमने कुछ रूल और रेगुलेशन बना रखी हैं। नहीं तो फिर तुम कई बार किसी को मार दो, किसी की कोई चीज़ चुरा लो, तो ये अधिकार का हनन हो जाएगा। तो इसलिए समाज को चलाने के लिए एक बेसिक अधिकार बनाए गए कि तुम्हारी आज़ादी भी नहीं छीने और तुम एक समाज में अच्छे से रह भी पाओ। ठीक है, तो क्योंकि अगर तुमको पूरा आज़ाद छोड़ देंगे तो तुम कुछ भी करोगे, वो भी प्रॉब्लम है। तो एक समाज में रहने के लिए, और दूसरा तुम्हारी आज़ादी में कोई प्रॉब्लम ना आए, तुमको ज़िंदगी जीने, रहने, कुछ भी करने हैं, 10 बार सोचना ना पड़े। तो मूल अधिकार इसलिए दिए गए थे इंसानों को, तो ये है। इसकी भाषा तो ऐसी है कि मूल अधिकार संविधान में उल्लिखित वे अधिकार हैं जो व्यक्ति के भौतिक, जिसमें सामाजिक हो गया, आर्थिक हो गया, राजनीतिक व नैतिक विकास हेतु आवश्यक है। तो सीधे सीधे मतलब है कि तुम्हारे विकास के लिए ज़रूरी है, तुम आज़ाद सोच से हर चीज़ सोच सको, ताकि आगे हमारी जो नस्ल है इंसानों की, जी धीरे धीरे विकास के दौर में चलती रहे। ऐसा नहीं कि हमारा विकास रुक जाए, क्योंकि हम आज़ाद नहीं हो पाएंगे तो हम क्या सोचेंगे, कुछ नया थोड़ी ना सोचेंगे। तो यही सब ध्यान रखकर मूल अधिकार बनाए गए थे। ठीक है, डेफिनेशन नहीं आनी, बस समझा दिए कि होते क्या है मूल अधिकार। मूल अधिकार का परिचय हमारा भाग 3 में दिया है, 12 से 35 आर्टिकल में दिए गए हैं भाग 3 के। ठीक है, इसी को भारत का मैग्ना कार्टा बोला गया है। ठीक? पहले इसमें 7 आर्टिकल थे, लेकिन एक हटा दिए 44 में संविधान संशोधन में। ठीक है, इसको हटा दिया गया, जो 19(1) और 31 में लिखा हुआ था, ये 2 आर्टिकल हटाए। ये एक्चुअली क्या है, संपत्ति को लेके थे, कि संपत्ति का कानूनी अधिकार जो बच्चे को जाएगा, ये एक तरीके से मूल अधिकार होना चाहिए। तो इसको हमें ना कानूनी अधिकार बना दिया, मूल अधिकार हटा दिए। जरूरी थोड़ी ना कि तुम्हारे माता पिता ने जो कमाया वो तुम्हारे ही हो, वो उनकी मर्जी है, उनका अधिकार है। तुम खड़े नहीं हो सकते कोर्ट में कि नहीं मुझे चाहिए जो ज़मीन, नहीं चाहिए, उन्होंने कमाया, तुम अपना बनाओ जैसे भी बनाना हो। तो मूल अधिकार तो नहीं है, कानूनी अधिकार हो सकता है कि हाँ, कानून होना चाहिए इस चीज़ के बारे में, पर मूल अधिकार नहीं है कि तुम जन्म से ही, अगर तुम पैदा हो गए उस घर में, तो जन्म से तुम्हें एक अधिकार मिल गया कि तुम ही इसके अगले वारिस हो, नहीं, ये कुछ नहीं है। तो हमने इसको कानूनी अधिकार कर दिए, भाग 12 के 300 काम में डाल दिया गया इसको। यहाँ से उठा के 19(1) और 31 में जो दिया था वो उठा के वहाँ डाल दिए। तो अब टोटल 6 ही अधिकार बचे हैं। ठीक है, अब कुछ आर्टिकल जो हैं खास तो उनको देख लेते हैं। जैसे राष्ट्रीय आपात के समय आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर सारे छीन लिए जाते हैं। ठीक है, याद रखना, बकाया नहीं छीनेंगे। कभी राष्ट्रपति शासन लगता है ना, जैसे राज्यों में लगता है, या फिर कभी किसी देश में, अपने देश में युद्ध हो जाए तब राष्ट्रीय आपात लगता है। तो इस तरीके से ना 20-21 का हनन नहीं होगा, बकाया कोई भी आर्टिकल तुमसे छीन सकते हो, बकाया कोई भी आर्टिकल छीना जा सकता है, 20-21 में नहीं। अब क्यों नहीं, वो हम पढ़ेंगे अभी आगे। तो 1931 में कराची अधिवेशन में वल्लभ भाई पटेल ने इसकी मांग की थी, और नेहरू ने इसका प्रारूप तैयार किया था। भीमराव अंबेडकर ने इसे संविधान की आत्मा बोला है, संवैधानिक उपचार का अधिकार, आर्टिकल 32 को। ठीक है, तो कन्फ्यूज मत होना। अगर कई बार क्या है, संविधान की आत्मा कई बार प्रस्तावना भी लिख के रह जाता है, लेकिन दोनों एक साथ नहीं आएंगे। अब किसने बोला, किस उपलक्ष्य में पूरा, देखो संविधान की आत्मा बोला जाए तो प्रारूप है। ठीक है, प्रारूप लिखा तो प्रारूप लगा देना। अगर नहीं लिखा, उसमें आर्टिकल 32 दिया है, तो इसको संविधान की आत्मा को आर्टिकल 32 ही मानना, क्योंकि ये संवैधानिक उपचार है। संवैधानिक उपचार का मतलब होगा कि अगर संविधान में कभी कुछ गलती हो जाती है, कुछ भी हो जाता है, तो उसको ठीक करने का जो अधिकार होता है। उपचार मतलब इलाज करना, संवैधानिक मतलब संविधान में। तो संविधान का इलाज करना, कुल मिला के अगर कुछ गलत हो गया, कुछ टूट फूट हो गया संविधान का, जो हमारे उद्देश्य है उनमें अगर कुछ टूटा फूटा है, तो उसको सही करने के लिए आर्टिकल 32 है। इसलिए तो इसको कई बार संविधान की आत्मा बोलते हैं। तो याद रखना इस चीज़ को, अगर कंफ्यूज मत होना। अगर प्रस्तावना दी है तो प्रस्तावना लगा के आना, और अगर आर्टिकल 32 दिया है तो उसको लगा के आना, संविधान की आत्मा बोलना। ठीक है, इसमें संशोधन संसद कर सकती है, निलंबन और स्वीकृति राष्ट्रपति देता है।
संरक्षण उच्चतम न्यायालय देता है। ये चीज़ याद रखना, क्योंकि संसद यदि क्या कोई भी कानून बना और सकती है, वो ख़त्म भी कर सकती है ना? कोई विधेयक लाएगी, पास करेगी, या संविधान में संशोधन भी संसद करेगी, है ना? निलंबन के लिए राष्ट्रपति के लिए जाता है, और स्वीकृति मतलब पास होना या नहीं राष्ट्रपति के पास। संरक्षण उच्चतम न्यायालय देता है। ठीक है, तो इस चीज़ को थोड़ा-सा याद रखना। सबसे पहले ब्रिटेन ने मूलाधिकार की बात की थी 1215 में सम्राट जॉन के शासनकाल में। जो पहला मैग्ना कार्टा था मूल अधिकारों का, वो ब्रिटेन से शुरू हुआ था। बस इतना याद रखना, आप ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं घुसेंगे। ठीक है, टोटल 6 होते हैं, मैंने बताया था। समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति व शिक्षा का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, ये अलग अलग दिए हमको, इनको डिटेल में पढ़ना है। तो पहला होता है समता का अधिकार। तो आर्टिकल 14 जो लिखा है उसमें लिखा है विधि के समक्ष समता और विधि का समान संरक्षण। अब इनका मतलब समझना है हमें क्या है। विधि के समक्ष क्षमता का मतलब है कि कानून के सामने हर व्यक्ति, गरीब, अमीर, विकलांग, सामान्य पुरुष या कोई एथलीट, मतलब हर इंसान, आदमी, औरत, सब बराबर हैं। विधि के समक्ष समता मतलब विधि के सामने, मतलब कानून के सामने सब बराबर हैं। कोई नहीं हम ये देखेंगे क्या कैसा है, सब बराबर हैं, एक जैसे ही हैं। अब विधि का समान संरक्षण, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अब मान के चलो एक अमीर आदमी है, एक गरीब आदमी है, ठीक है। अब गवर्नमेंट उन्होंने रूल तोड़ा है एक जैसा ही। अब लेकिन दोनों को सबक सिखाने का अंतर कैसे होगा, कैसे सिखाओगे सबक? गरीब आदमी से बोला जाएगा आपको 10,000 का जुर्माना लगाया जाएगा, कितने का? 10,000 का। अब एक गरीब आदमी के लिए तो 10,000 बहुत बड़ी रकम होती है ना? वो तो दिहाड़ी मजदूरी करता है, उसके लिए तो डेली 300 रुपये, उसमें से खाने में 200 बचते ही क्या है, उसके पास कुछ नहीं बचता। और एक अमीर को बोला गया 10,000 का जुर्माना, तो ये तो गलत हो गया। अमीर तो दे देगा, ओके दे दो, उसका तो मतलब 1 मिनट का खाने का बिल ही इससे ज़्यादा आ जाता, 50-60 हज़ार, 1 डेढ़ लाख, है ना? तो विधि का समान संरक्षण कैसे होगा? तो हम क्या करते हैं कि जो अमीर है उसको हम लगाएंगे 50 करोड़ का जुर्माना, गरीब है उसको लगाएंगे 10,000 का जुर्माना। क्योंकि 50 करोड़ अगर उसकी जेब से जाएंगे तो उसको लगेगा कि नहीं यार, कुछ तो गया है मेरे उससे। तो हम यहाँ देखते हैं कि हमको इनको समान कहाँ रखना है और कितना रखना है, किन चीज़ों में रखना है। तो एक तरफ तो हम बोलते हैं कि विधि के समक्ष समता, सब बराबर है। एक तरफ हम ये भी देखते हैं कि दोनों की परिस्थितियाँ क्या हैं। जैसे एक मर्डर करता है, एक ने मर्डर किया जानबूझ के, प्लानिंग करके बकायदा, और फिर बारीक बारीक पीसों में काट के भर दिया ड्रम में, एक होता प्लानिंग। एक हुआ कि लड़ाई मची थी, 3 लोग लड़ रहे थे आपस में, उनमें से एक दूसरे को मार रहे थे, उनमें से एक का सर कहीं टकरा गया, वो मर गया उससे। ठीक है, किसी ने थप्पड़ मारा जोर से, वो जाके दीवार से टकराया, नीचे कहीं गिर गया, तो पत्थर लग गया, वो मर गया। तो अब एक तो इंटेंस के साथ किया गया था, एक बिना इंटेंस के साथ किया गया था। तो इसको तो ज़्यादा सज़ा मिलेगी, 7 साल से लेके 14 साल तक। इसको हो सकता है 1 साल या 2 साल की सज़ा मिले, क्योंकि उसका इंटेंशन सिर्फ लड़ने का था, मारना नहीं। तो यहाँ जो चीज़ें देखी जाती हैं, तो विधि के समक्ष समता और विधि का समान संरक्षण, जो थोड़ा सा कन्फ्यूज करता है बच्चों को, तो इसको याद रखना। आर्टिकल 15 में दिया धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान पर भेदभाव नहीं। यानी कि धर्म के आधार पर किसी का भेदभाव नहीं करेंगे हम, मूल वंश के आधार पर, जाति, लिंग, जन्म स्थान, एक पैदा हुआ तो बोलते हैं ना कि तू तो वहाँ का है, मैं यहाँ का हूँ, है ना? तो भेदभाव नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन अपवाद स्त्री व बच्चे, इसका मतलब है कि स्त्री व बच्चों को कुछ अधिकार दिए गए हैं। मतलब हम वैसे तो नहीं करते, गवर्नमेंट कभी नहीं करती इनके आधार पर स्त्री व बच्चों को थोड़ा सा, क्योंकि स्त्रियों को कहीं ना कहीं समाज और पहले से दबाया जा रहा है, समाज अभी भी दबा ही रहा है, और बच्चों के साथ तो इनके लिए हम कुछ विशेष अधिकार दे देते हैं इन लोगों को। तो कहीं न कहीं हमें कम अधिकार प्राप्त है, स्त्री व बच्चों को थोड़े से ज़्यादा अधिकार प्राप्त है। तो इस वजह से जो थोड़े अपवाद में आज चले जाते हैं, और कोई बात नहीं है। इसी तरीके से लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, का कोई अवसर है तो सबके लिए बराबर होना चाहिए। धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, उद्भव निवास पर अमान्य नहीं होना चाहिए कि नहीं आपकी जाति ये है, आपका लिंग ऐसा है, तो नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हालाँकि लिंग आर्मी में करते हैं लिंग को लेकर, ऐसे तो कई जगह करते हैं, पर जैसे आर्मी में लिंग को लेके करते हैं कि नहीं औरतें नहीं संभाल सकती, अब धीरे धीरे करने लगे हैं। लेकिन अभी तक उनका मानना है कि औरतें कैसे करेंगी, तो है अब जो सिस्टम। अपवाद है ओबीसी, एससी, एसटी और महिला, जैसे कि कहीं ना कहीं आरक्षण दिया, ओबीसी को दिया, एससी को, एसटी को, है ना? महिलाओं को आरक्षण है ना। तो ये सब में आर्टिकल 16 में बोला गया है। आर्टिकल 17 में है अस्पृश्यता का उन्मूलन।
इसका मतलब है छुआछूत। अस्पृश्यता का मतलब है छुआछूत नहीं करोगे आप। अब नीची जाति वालों को बोल के ये नहीं बोलो कि नहीं मुझे मतलब छुआछूत, मुझे छूना मत, मुझे ये मत करना, ठीक है। तो जो इस वो दिया गया आर्टिकल 7 मतलब छुआछूत को ख़त्म करना है हमको, जीरो करना है, कोई छुआछूत नहीं। वो इंसान है, हम इंसान हैं। हाँ, अच्छा गंदा तो सबको ही होता है, बड़े लोग कौन से गंदे नहीं होते जिनकी जाति उच्च है, उसमें भी गंदे ही लोग होते हैं, कुछ 20 दिन से नहीं नहाया बदबू आएगी, तो वो तो अलग चीज़ हो जाती। पर ऐसा नहीं, कोई इंसान है, उसके ना तुम उसकी जाति देखकर तुम उस छुआ-छूत कर रहे हो उससे। अरे तूने छू लिया, अब मैं खाना नहीं खाऊँगा इस थाली में। तो आर्टिकल 17 में लिया गया है कि छुआ-छूत को ख़त्म करना है। आर्टिकल 18 में दिया गया है उपाधियों का अंत। उपाधियों का मतलब पद्म भूषण, मतलब जो पहले उपाधियाँ दी जाती थी, जैसे राजा राम मोहन राय को सर की उपाधि दी गई थी, है ना? सर राजा राम मोहन राय, इस तरीके से काफ़ी उपाधियाँ थी। महात्मा गांधी को दी गई थी, तो वो उपाधियों का अंत कर दिया गया। उसके बाद उसके लेकिन अब क्या शुरू हो गया? पद्म विभूषण, भारत रत्न रत्न, है ना? तो ये सब पुरस्कार शुरू हो गए। तो उपाधियों का अंत आर्टिकल 18 में दिया है, कुछ ज़्यादा नहीं है, उपाधियों का कुल मिला के अंत कर दिया। पहले अंग्रेज़ दिया करते थे, जो कुछ खास व्यक्ति होते थे उनको सर की या किसी और तरीके की उपाधि का देते थे, फिर लोग उसके आगे लगाते थे, अपने नाम के आगे लगाते थे, तो उपाधियों का अंत कर दिया। लेकिन हमने पुरस्कार शुरू कर दिए थे 1954 में। विभूषण हो गया, भारत रत्न हो गया, वीरता पुरस्कार हो गया, बहुत सारे पुरस्कार हैं, ठीक है। और जैसे आप, हाँ, कुछ डिग्रियों में उपाधि लिख सकते हो, जैसे आप सेना में हो तो आप आगे कर्नल लगा सकते हो, जनरल लगा सकते हो, विद्या में डॉक्टर लगा सकते हो, इंजीनियर लगा सकते हो, ये उपाधियाँ मान्य हैं शिक्षा और जो सेना वाली। हाँ, आप और किसी तरीके की उपाधि नहीं दे सकते, आप किसी फील्ड से जुड़े हो तो उसकी उपाधि हो सकती है, पर कुछ अलग से ही आपको उपाधि गवर्नमेंट दे रही है तो नहीं, वो जीरो, वो बंद ही कर दिया गवर्नमेंट ने। तो आर्टिकल 18 है, कुछ ज़्यादा खास नहीं है इसमें। आर्टिकल 19 की बात करते हैं, स्वतंत्रता का अधिकार। 19 से लेके 22 तक दिया है। कहाँ से? 19 से लेके 22 तक, है ना? अभिव्यक्ति हुआ अन्य स्वतंत्रता है। अभिव्यक्ति मतलब बोलने की स्वतंत्रता। तो क्या क्या है इसमें? अब इसके सब आर्टिकल भी पढ़ने पड़ेंगे। पहले ए में दिया है भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मतलब हम हमें बोलने की स्वतंत्रता है, हम कहीं भी मतलब बोल सकते हैं, इसकी आज़ादी है हमें, मौलिक अधिकार है हमारे। शांतिपूर्वक हथियार रहे सम्मेलन करने की, मतलब जो अभी सम्मेलन चल रहा है, सम्मेलन का मतलब होता है कोई भी आंदोलन भी करना हो या कुछ भी करना हो, हम 20 लोगों का गुट बना के शांतिपूर्वक विद्रोह भी कर सकते हैं, किसी अपनी गलत चीज़, किसी गलत चीज़ के लिए। जैसे अभी दिल्ली में हो रहा है कॉकरोच जनता पार्टी का, तो हम मिलके सारे शांतिपूर्वक होना चाहिए। किसी चीज़ को, कोई चीज़ गलत है तो उसको हम गलत ठहरा सकते हैं, बोल सकते हैं कि ये चीज़ गलत है, हम सम्मेलन कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। शांतिपूर्वक होना चाहिए और हथियार रहित होना चाहिए। संघ, संगठन और सहकारी समिति बनाने का अधिकार, हमें अपना संघ बनाने का भी अधिकार है। जैसे हम, जैसे कोई अ, हिंदू है, वो बोलेगा हम संघ बनाना है, हम तो बना सकते हो, संगठन बना सकते हो, सहकारी समिति भी बना सकते हो। सहकारी समिति हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स में थोड़ा डिटेल में। कि कुछ लोगों के लोग होते हैं, जैसे 10 लोग मिलके एक कॉमन चीज़ करें, जैसे 10 किसान हैं, खेती करते थे अलग अलग जगह, एक 10 ट्रैक्टर लेते थे, 10 ट्यूबवेल लगाते, तो क्या करें, 10 लोग मिल जाएंगे आपस में और फिर वो एक साथ काम करना शुरू कर देंगे। सारे वो एक जैसी सब पूरी ज़मीन मानेंगे कि 10 लोगों की एक ही ज़मीन है, एक ही, फिर तो मशीनी खर्चा, सिंचाई खर्चा, कई सारे खर्चे कम हो जाते हैं। तो हम कुल मिला के सहकारी समिति बन के भी काम कर सकते हैं इस तरीके से। समितियाँ बना सकते हैं, संघ बना सकते हैं, संगठन बना सकते हैं। जैसे किसी को बनाना है कि जैसे तुम लोगों को मूवियाँ पसंद है, तुम बोलो कि मुझे मूवी वाला संगठन बनाना है जिसमें सिर्फ यही लोग हों, मूवियों की बात करते हो, तो ऐसे बन जाएगा। और चौथे में दिया है भारत के राज्य में कहीं भी घूमने की स्वतंत्रता, मतलब आप आज़ादी से कहीं भी घूम सकते हो। देश में निवास करने की स्वतंत्रता, आप कहीं भी निवास कर सकते हो, सीधा सीधा। ये वाला हटा दिया था, बताया था मैंने। कोई भी व्यापार की स्वतंत्रता, आप कोई भी व्यापार कर सकते हो, कुछ छोड़ देते हैं, जैसे दारू का हो गया या कोई ऐसे हथियार, मतलब केमिकल का की जो हथियार में यूज होता है, उस तरीके का छोड़ के सारे व्यापार करने के लिए आज़ाद हो आप करने के लिए। ठीक है, अब कितना मायने रखता है मौलिक अधिकार का ही मतलब क्या? अगर ये सब चीज़ें तुम्हारी नहीं होती तो तुम तो फिर एक इंसान होने के नाते कुछ नहीं कर पाते। तुम्हें तो पता होता है कि बस यहाँ यहाँ चलना है, बस खत्म हो जाना है हमें। अभी तुम आज़ाद हो, अभी तुम्हारे पास सारी डायरेक्शन है, तुम कहीं भी जा सकते हो, बस शुरू हो जाओ, है ना? ऐसा होता है। अब आर्टिकल 20 में दिया है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संशोधन।
जैसे भूतलक्षी दांडिक विधियों से संरक्षण, मतलब कि अभी किसी ने कोई जुर्म किया और उस पर 10 साल की सज़ा होती है, कल के दिन एक नया कानून आया, ठीक है? अब उसमें लिखा है कि अब इस जुर्म पर 20 साल की सज़ा होगी, तो ऐसा नहीं। तो जिस दिन उसने जुर्म किया था, उस दिन कौन सा कानून था, उस दिन के हिसाब से उसको सज़ा मिलेगी। हम ऐसा भी नहीं कर सकते कि भूतलक्षी का मतलब होता है कि हम किसी ने कोई जुर्म कर दिया, जो सज़ा काट रहा है, अब नया कानून बना दिया, उसमें लगा 20 साल की सज़ा, वो बेचारा जेल में पहले से 10 साल की सज़ा के लिए है, ठीक है? तो तुम ये नहीं बोलोगे कि अब कानून आ गया, अब तो तुम्हारी सज़ा 20 साल होगी, 10 साल और बढ़ जाएँगे, नहीं। उसको जो सज़ा मिल चुकी है, वो मिल चुकी है, अब नहीं मिलेगी, ठीक है? दोहरे दंडे से संरक्षण, बोला था ना कि अब एक बार दे दी ना सज़ा, दोबारा नहीं दोगे। एक बार किसी चीज़ की सज़ा मिल गई, आप दोबारा नहीं दे सकते। जैसे किसी ने कुछ किया, अब तुम उसको, वो बाहर आ गए, अब फिर तुम उसको बोलोगे तूने फिर वो वाला जुर्म किया था इसलिए और 10 साल की, नहीं, दोहरे दंड से नहीं मिलेगा। एक बार हो गया बस, अब तुम आज़ाद हो। अपने ही विरुद्ध गवाही नहीं दे सकते तुम, उससे संरक्षण मतलब अपने विरुद्ध गवाही नहीं मानी जाती कोर्ट में। तो आर्टिकल 20 में जो 3 चीज़ें हैं कि हम नए जो कानून आएँगे उनको नहीं लगाएँगे किसी भी व्यक्ति पे। जिस दिन जो जुर्म होगा, उस दिन जो कानून होगा वो माना जाएगा, कुल मिला के सीधा-सीधा। दोहरे दंड से मतलब 2 बार नहीं दंड दे सकते एक सज़ा के लिए, मतलब एक जुर्म के लिए। वो अपने विरुद्ध गवाह है। ठीक है? आर्टिकल 21 में क्या दिया गया है? प्राणों और दैहिक स्वतंत्रता, मतलब दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। एक बहुत इम्पोर्टेंट है आर्टिकल 21, इसमें कम से कम न होंगे 15-20 अधिकार दिए गए हैं। कुछ भी नया होता है इसमें ही डाल देते हैं हम, ठीक है? दैहिक स्वतंत्रता मतलब होता है इंसान को, मतलब उसके प्राणों का संरक्षण, मतलब आज़ाद जो जो असली अधिकार है ना आज़ादी का, वो आर्टिकल 21 में ही तुम्हें मिलेगा। तुम जब पढ़ोगे, इसमें बहुत सारे दिए हैं कि अच्छे स्वास्थ्य का अधिकार, मतलब तुम्हें अच्छा स्वास्थ्य होना चाहिए तुम्हारा, ये तुम्हारा मौलिक अधिकार है। साफ व पर्यावरण होना चाहिए तुम्हारे आसपास, ये भी तुम्हारा मौलिक अधिकार है। तुम खड़े हो सकते हो कोर्ट में कि मेरे आसपास इतना प्रदूषण है, क्यों है, इसको कम करो। तो उसके लिए, साफ पर्यावरण के लिए तुम आवाज़ उठा सकते हो, अपने स्वास्थ्य के लिए आवाज़ उठा सकते हो। एकांत मतलब कोई रात के 2 बजे गाना बजा रहा है, तुम उसके लिए बोल सकते हो कि क्यों बजा रहा है, ठीक है? नींद के लिए तुम्हें 6 घंटे की नींद तो प्रॉपर मिलेगी ही मिलेगी। तुम कोई भी जुर्म किया हो, कैसा भी किया हो, कोई भी सिचुएशन में हो, तुम्हें नींद का अधिकार है। भोजन का, निजता मतलब प्राइवेसी का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी। कोई ये नहीं बोल सकता कि हमारी जो पर्सनल चीज़ें हैं वो हम न सार्वजनिक नहीं कर सकती गवर्नमेंट हमारी, ना खुद अपने पास रख सकती। उनको जानने का अधिकार नहीं है कि हम क्या करते हैं अपनी डेली ज़िंदगी में, है ना? तो इस तरीके से प्राणों ना, तुम इसमें कई तरह के क्या जाते हैं, दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण हो ना, तुम्हारे शरीर की स्वतंत्रता और तुम्हारे प्राणों की स्वतंत्रता का संरक्षण होता है इसमें कुल मिला के। क्योंकि कहीं न कहीं स्वास्थ्य से तुम्हारे प्राण जा सकते हैं, पर्यावरण से, नींद से, एकांत से, भोजन से, है ना? राइट टू प्राइवेसी मतलब तुम्हारा जो अंदर की जो आज़ादी है वो ख़त्म करना, क्योंकि तुम्हें पता चल गया कि तुम्हें कोई देख रहा है तो तुम कहीं आज़ाद थोड़ी ना हो, तुम फिर वो प्राइवेसी थोड़ी ना तुम्हारी। राइट टू प्राइवेसी अजीब का कह दे अधिकार, तुम्हें कमाने का अधिकार है ना? तो आर्टिकल 21 काफ़ी बड़ा है और थोड़ा डिटेल में और देख लेना, बहुत कुछ है इसमें। प्राणों व दैहिक स्वतंत्रता का जो संरक्षण है, काफ़ी कुछ दिया है इसमें धीरे-धीरे। विदेश घूमने का अधिकार भी आर्टिकल 21 में आता है ना? तो और भी देख लेना। 21 ए में दिया है 6 से 14 वर्षों को मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार बच्चों को। पहले नहीं था ये, 86 संशोधन हुआ 2002 में, उसमें जोड़ा गया था इसको कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। और दे भी रहे हैं, फिर 2009 में कानून आ गया था, कानून के अधिनियम आ गया था, उसमें और डिटेलिंग में बात की गई है। लेकिन हमने संविधान में जोड़ दिया था आर्टिकल 21 ए की जगह, और 86 में संविधान संशोधन किया। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 21 तो पूरा ही इंपॉर्टेंट है जो, इसको इम्पोर्टेंट मतलब बहुत ज़्यादा ही। आर्टिकल 22 में क्या है कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी व निरोध से संरक्षण, नहीं समझे? अब देखो, तुम्हारे जैसे तुमने कोई जुर्म किया तो 24 घंटे के अंदर कोर्ट में पेश होगे तुमको कारण जानने का अधिकार होगा, ठीक है? और अपनी इच्छा का वकील रखने का अधिकार होगा, ठीक है? एक तो ये कानून होता है। दूसरा कानून क्या होता है कि कई जगह क्या है कि लगता है सरकार को या किसी व्यक्ति, पुलिस वालों को, कि अपराध किया, अभी किया नहीं है पर भविष्य में किए जाने का शक है,
तो गिरफ्तारी का अधिकार हो जाता है। अब हालाँकि हर जगह ये कानून लागू नहीं है, लेकिन कुछ सेंसिटिव एरिया है वहाँ ना लागू कर देते हैं निवारक निरोध। तो 3 माह से अधिक कैद नहीं कर सकते आप उसको, है ना? जैसे आपने किसी को पकड़ लिया, आपको पता है कि ये किया तो नहीं इसने, पर कर सकता है ये, उसको उठा भी लाओगे तो 3 माह के अंदर उसको 3 माह से ज़्यादा नहीं रखोगे, और सलाहकारी एक समिति बनेगी। व्यक्ति को कारण बताए जाएँगे, उसको बताया जाएगा कि तुझे क्यों किया गया। व्यक्ति को न्याय दिलाने का प्रयास जल्दी से जल्दी किया जाएगा, कि कोर्ट में पेश हो जाए सबसे जल्दी। और संसद इसकी अधिकतम अवधि तय कर सकती है, मतलब संसद जैसे अभी 3 माह है, और भी ज़्यादा कर सकती है, 6 महीने बाद में बढ़ा भी सकती है जितना चाहे। तो ये हर जगह नहीं, कुछ सेंसिटिव एरिया हैं, जैसे जम्मू कश्मीर हो गया, नॉर्थ ईस्ट के कुछ इलाके हो गए, है ना, झारखंड के कुछ इलाके हो गए, वहाँ लागू है निवारक निरोध। दंडात्मक निरोध का मतलब है कि तुमने अगर कुछ जुर्म किया है तो क्या क्या अधिकार है, 24 घंटे के अंदर कोर्ट में कारण जानने का और अपनी इच्छा का बाकी रखने का। तो ये आर्टिकल 22 है। अब आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार, आर्टिकल 23, कि बलात्श्रम का मतलब होता है जबरदस्ती काम कराना। आप जबरदस्ती किसी से काम नहीं करा सकते, जैसे भीख नहीं मंगवा सकते। देवदासी का मतलब होता है, पहले क्या होता था, पंडितों में कुछ और, मतलब सॉरी, मंदिरों में कुछ औरतें होती थीं, जिनका ना शोषण के लिए बहुत यूज़ किया जाता, उनको दासी बोला जाता, देव देव की दासी। और वो अपने आप को देव भगवान को समर्पित कर देती थी कि हम भगवान। तो पंडित लोग उनको क्या है, यूज़ करते थे, जो भी पंडित आते थे वो शोषण ही करते थे उनका, है ना, फिजिकल शोषण हर तरीके से। बेस और तीसरा वेश्यावृत्ति और मानव दुर्व्यापार। वेश्यावृत्ति पता है, ये मानव दुर्व्यापार का मतलब होता है कि यहाँ से लड़कियों को ले जाके दूसरे देश में भेज देना, या उनके अंगों को निकाल लेना, लीवर, किडनी, आँखें वगैरह, और बेचना, जो इस तरीके से नहीं कर सकते। हाँ, एक अपवाद है, राष्ट्रीय सेवा। गवर्नमेंट चाहे किसी दिन बोल दे कि नहीं, हमें हर घर से एक लड़का चाहिए सेवा के लिए, तो फिर भेजना पड़ेगा, उसमें बलात्श्रम ही है वो एक तरीके का। बाल श्रम को सुरक्षा आर्टिकल 24 में दिया कि कारखानों में या खानों में जहाँ बहुत ज़्यादा वो रहता है, रिस्की मामले रहते हैं, 14 वर्ष से कम बच्चों को काम करने का अधिकार नहीं है, और 14 वर्ष से कम के बच्चे नहीं कर सकते। अब कई बार जैसे दुकानों में बैठे रहते हैं बच्चे, तो गवर्नमेंट ने वो ही बता रखा है कि जैसे कई बार माँ बाप है, बच्चे को बैठा देते हैं, बैठ बेटा हम मैं आ रहा हूँ खाना खाकर। तो आप है ना ऐसे 4 घंटे से ज़्यादा नहीं बैठ सकते। अगर फैमिली में भी आपको मदद करानी है तो 4 घंटे का रूल है ना? हो सकता है कम ज़्यादा हो गया हो, 4 घंटे का था कि आप 4 घंटे जाइए और मदद करनी हो कर दीजिए, पापा हम बैठे हैं आप जाइए। तो ऐसा हो सकता है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। पर हाँ, आप कारखानों में या खानों में इन जगहों पे काम नहीं कर सकते 14 वर्ष से कम, 1 मिनट भी नहीं, ठीक है? इस पे तो बिल्कुल सीधा-सीधा मना ही है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, हमको कोई भी धर्म मानने का अधिकार है, आर्टिकल 25 में, ठीक है? हमें कोई भी धार्मिक कार्य करने का अधिकार है, ठीक है? और अगर हमने किसी मंदिर में धर्म की उन्नति के लिए कोई पैसे दिए ना, तो हमें ब्याज नहीं लगेगा, उतना हमें ब्याज माफ़ हो जाएगा, देखना। इसलिए लोग मंदिरों में दान करते हैं, जो मतलब हम आप नहीं, जो थोड़े बड़े-बड़े लोग हैं, बहुत पैसा है तो वो इसलिए करते हैं। उनको कर नहीं लगेगा उस चीज़ का, मतलब टैक्स नहीं देना पड़ेगा उनको। और कुछ शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा देने की स्वतंत्रता। अब धार्मिक शिक्षा हर जगह नहीं दी जाएगी, ठीक है? जो राज्य द्वारा जो सरकारी कॉलेज होंगे उसमें कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, लेकिन कुछ जो होंगे, जो धार्मिक मतलब प्राइवेट है, कोई अपना मदरसा चलाना चाहता है, तो वो कर सकता है। किसी को शायद हिंदू धर्म के ग्रंथ वगैरह पढ़ाने हैं, तो वो कर सकता है। एक होता है पूर्णतः वित्त पोषित होना चाहिए। पूर्णतः वित्त पोषित मतलब सरकार का पूरा नियंत्रण है। सरकारी कॉलेज, सरकारी स्कूल ही मान लो, सीधे-सीधे सरकारी स्कूल या सरकारी कॉलेज, उसमें धार्मिक शिक्षा तो ज़ीरो है, आप उसमें नहीं कर सकते हो। इसके बाद जो भी है वो तुम्हें एक ऑप्शन के तौर पे है, हुँ, कि हाँ, कर सकते हो, ज़रूरी है, अगर आपका मन है आप बना लो अपना स्कूल, उसमें सब मैं तो कह रहा हूँ मार्वल की मूवियाँ पढ़ाओ, कोई वो नहीं। पर हाँ, नहीं, अगर सरकारी है तो नहीं, उसमें कुछ नहीं, कोई अपना धर्म से लेके कुछ भी नहीं पढ़ाओगे तुम, सबके लिए होगा, सब बराबर होगा जो भी होगा। तो ये है, कुछ ज़्यादा वैसा नहीं है। अब पढ़ते हैं संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। तो आर्टिकल 29 में दिया अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। क्या है, अपने यहाँ ना अल्पसंख्यक की परिभाषा पूरे संविधान में नहीं दी, लेकिन अल्पसंख्यक वो होते हैं, कोई भी हो सकता है। जैसे मान के चलो 100 लोग हैं एक जगह पे,
तो उनमें से जो कम लोग होंगे, जैसे जो 10 लोग होंगे, जो मान के चलो मुसलमान हैं, 90 हिंदू हैं, तो अल्पसंख्यक ये हो गए। अब तुम हैदराबाद जाओगे तो वहाँ हिंदू कम मिलेंगे, तो अल्पसंख्यक वहाँ हिंदू हो गया। तो कोई भी कहीं भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है सिचुएशन क्या है, स्थिति क्या है, किस जगह पर है ना। तो अल्पसंख्यक के वर्गों को हितों का संरक्षण, जैसे अपने यहाँ जैन कम्युनिटी है, अब वो बहुत कम है, मतलब बहुत ही ज़्यादा। और वो बौद्ध बौद्ध वो वाले भी है, बौद्ध धर्म भी अपने यहाँ बहुत कम है ना। तो उन लोगों के लिए थोड़ा सा दिया है, लोग अधिकार दिए कि अल्पसंख्यक वर्ग हो गए वो कहीं ना कहीं, तो उनको कुछ संरक्षण दिया है ना, कि उनको शिक्षा से वंचित नहीं किया जाएगा उसकी जाति मूल वंश के आधार पर, ठीक है। और उनकी जो भी उनकी भाषा होगी, संस्कृति होगी, लिपि होगा, कई हैं अपने, हमारे यहाँ तो मैंने कितने हैं, हजारों में है, ये हाल है। मतलब हर शहर बदलोगे तो तुम्हें एक नई भाषा है, भाषा की थोड़ी चेंजेस नजर आ जाएंगे, है ना। पुराने अपने आदिवासी भी रहते हैं, उनकी भी भाषा हो गई है ना, वे भी अल्पसंख्यक है, वे एक प्रजाति तो मतलब एक जाति थोड़ी ना, कई सारी हैं, कई सारी जनजातियां हैं, छोटी 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 है ना। हर हर तुम्हें हर राज्य में 10 15 20 मिल जाएंगी अलग अलग। अब तो उनका संरक्षण, उनकी भाषा का, उनकी संस्कृति का, उनकी लिपि का हम संरक्षण करेंगे कि क्यों, ये चीज़ें हमें, क्योंकि उनकी संस्कृति खत्म हो गई, तो कोई फिर इतिहास में फिर उनको कैसे याद दिलाएगा, कैसे पता चलेगा क्या थे क्या नहीं थे। तो इतिहास के तौर पे हम उनको संरक्षण देते हैं कि भविष्य में भी इतिहास रहना चाहिए, पता होना चाहिए कौन क्या है। आर्टिकल 30 में दिया कि शिक्षा संस्थानों की स्थापना व प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। इसका मतलब है कि देखो इसमें जो अल्पसंख्यक वर्ग है ना, वो शिक्षा संस्थानों की स्थापना कर सकते हैं, उन पे प्रशासन का मतलब उस पर अपना कानून बना सकते हैं, जो भी बनाना चाहें, ठीक है। लेकिन जब अनुदान दिया जाएगा तो उनके साथ विभेद नहीं किया जाएगा कि तू तो अल्पसंख्यक है, तूने अपना स्पेसिफिक किसी चीज़ के लिए बनाया है। जैसे जैन धर्म बनाएगा किसी चीज़ के लेके कि जैन धर्म की शिक्षा थोड़ी दी जाए, क्योंकि हम अल्पसंख्यक हैं, हमें चाहिए उस चीज़ के लिए, तो हम विभेद नहीं करेंगे, उसको सामान्य नहीं मानेंगे कि ठीक है कोई बात नहीं, तुम अल्पसंख्यक हो, ज़रूरत है तुम्हें, क्योंकि तुम खत्म हो गए तो तुम्हारी संस्कृति और सब चीज़ें खत्म हो जाएंगी बिल्कुल, है ना। जैसे पारसी हमारे यहाँ बहुत कम बचे हैं, मतलब कहते हैं पता नहीं, मतलब हज़ारों से भी कम, मतलब 1000 से भी शायद कम है, सोचो, ऐसा कुछ डाटा है मुझे भी याद नहीं। तो अब ख़त्म हो जाएंगे तो उनको अधिकार है कि वो अपनी शिक्षा भी दे सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, और लोगों को और जानकारी, अगर कल के दिन ख़त्म भी हो गए तो कम दूसरों को तो पता हो कि हाँ जो ऐसे थे, ऐसा संस्कृति, ऐसी चीज़ें होती थी, तो इस वजह से आर्टिकल 30 में दिए गए हैं। कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग शिक्षा संस्थान की स्थापना कर सकता है और उस पर प्रशासन कर सकता है, कोई भी कर सकता है, तो ये अल्पसंख्यक वर्गों के लिए। अब पढ़ेंगे संवैधानिक उपचार का अधिकार, जो आर्टिकल 32 है, 31 नहीं है, 31 चला गया वहाँ, 300 का है, ठीक है। अब इसमें 5 रिट जारी होती हैं, जैसे सुप्रीम, जैसे कोई भी इनमें से कानून तोड़ेगा ना, मतलब कोई भी अगर कानून लागू नहीं हुआ तो हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और हाई कोर्ट जा सकते हैं। आर्टिकल 32 से जाएंगे सुप्रीम कोर्ट और 226 से जाएंगे हाई कोर्ट। कोई भी उल्लंघन करता है या कोई ऐसा कानून है जो लागू नहीं हुआ अभी तक, तो हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो जो 5 तरीके की रिट जारी कर सकता है सुप्रीम कोर्ट जब करता है। एक तो होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण, मतलब तुमने को किसी सजा में अंदर डाल दिया, मतलब कोई जुर्म किया होगा उसने तुमने अंदर रख दिया, तो 24 घंटे के अंदर उसको न्यायालय में पेश करना जरूरी है, समझ गए। चाहे पुलिस ने उठाया हो और चाहे निजी व्यक्ति ने उठाया हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 24 घंटे के अंदर कोर्ट में नहीं हुआ तो ये बंदी प्रत्यक्षीकरण, ये रिट जारी हो जाएगी। पुलिस वालों के ऊपर भी हो जाएगी कि 24 घंटे के अंदर कोर्ट में क्यों नहीं आए, या तो किसी आदमी ने किडनैप कर रखा तो उसके ऊपर भी हो जाएगी कि पेश करना पड़ेगा 24 घंटे के अंदर, अगर तुमने नहीं किया तो फिर उसका प्रोसेस अलग है, फिर अपराध माना जाएगा। एक होता है परमादेश। जब कोई लोक अधिकारी को यह आदेश दिया जाता है कि वह एक वो कार्य करे जिसके लिए उसे रखा गया है। कई बार क्या होता है, कोई अधिकारी है ना, अपने जो उसका क्षेत्र है उससे बाहर निकल के काम करता है, तो हम उसको उसको बोलना पड़ता है, तो कोर्ट उसको सुनाती है, एक लेटर भेजती है कि तुम अपने अधिकार में ही काम करो, जो तुम्हारा अधिकार है सिर्फ उसमें। अगर पुलिस का काम मुजरिमों को पकड़ना है तो तुम प्रशासन वाली लाइन में नहीं सर तुम लेखपाल का काम करने लगे, नहीं, तुम अपने अधिकार जानते हो, नहीं करते तो फिर उसकी शिकायत करके, या कोई अधिकारी काम नहीं कर रहा अपना,
कि आपकी बात आप गए कुछ लेकर कि सर मेरा काम कर दीजिए, उन्होंने नहीं किया, तो उसके ऊपर आदेश दिया है कि तुम अपना काम क्यों नहीं कर रहे हो? तुम्हें अपना काम करना ही पड़ेगा। लेकिन हाँ, कुछ लोग हैं जिनके ऊपर हम कुछ नहीं कर सकते, जैसे राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को नहीं आप बता सकते कि आपको क्या काम करना है, क्या नहीं करना। वो अपनी मर्ज़ी का मालिक है, उसी तरह के राज्यपाल। वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। अब जैसे तुमने प्राइवेट कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं 1 साल तक इस कंपनी में काम करूँगा, कॉन्ट्रैक्ट में लिख दिए, साइन कर दिए, है ना? और फिर तुम कह रहे हो कि मुझे काम नहीं करना, ये लोग मुझे ज़बरदस्ती कर रहे हैं, तो फिर थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है। हालाँकि उसके लिए भी अब कोर्ट ने कह दिया था, काफ़ी टाइम हो गया अब तो, कि ऐसे कोई कानून नहीं माने जाएँगे। खूब उसमें कोई लिख दे के कुछ कोई कई लोग लिखवा लेते हैं, ज़िंदगी भर मेरी ही कंपनी में काम करेगा, छोड़ नहीं सकता, तो वो उसके अधिकार का हनन है। होता नहीं, लोग डर जाते हैं, लोगों को लगता है कि वो सच है, क्यों कंपनी वाले ऐसा बोलते हैं, पर कोई सा सच नहीं है। आप कोर्ट जाओगे, सब खारिज हो जाएगा। प्रतिषेध, इसका मतलब कि जब कार्रवाई, जैसे क्या होता है कि कई बार जिला 3 कोर्ट होते हैं, जिला कोर्ट होगा, एक पहला जिला कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। कई बार क्या होता है कि जिला कोर्ट है ना, ऐसे कुछ मामले उठा लेता है जो सब हाई कोर्ट में ही सुनवाई हो सकती है। जैसे अब इनमें से किसी एक चीज़ की है जो अधिकार पड़े, अब इसको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ही लागू कर सकता है ना? अब जिला कोर्ट इस पे कोई सुनवाई करने लगे, और जब वो सुनवाई कर रहा है, चल रही है जो सुनवाई, मतलब कार्यवाही जब चल रही है, तब किसी ने शिकायत कर दी, सुप्रीम कोर्ट को पता चल गया यार ये क्यों चला रहा है, ये तो इसके कानून वाला, इसके अधिकार के अंदर में ही नहीं है, जिला जिला न्यायालय क्यों चला रहा है, तो फिर वो इसको प्रतिषेध को जारी जारी करेगा। ठीक है, और अपने अधिकार और रोकती है, मतलब अपने अधिकार क्षेत्र में उसको बुलाएगा कि नहीं, ये तुम्हारा अधिकार नहीं है, तुम नहीं इस पे कोई फैसला सुना सकते हो, ये हम सुनाएंगे। या फिर किसी दूसरे को भेज सकती है, हो सकता है कोई, जो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है, या तो दूसरे हाई कोर्ट को भेज देगा, या हो सकता है वहीं का कोई मामला हो पर दूसरी जगह का हो, पर ये कोर्ट सुना रही हो, तो फिर दूसरे कोर्ट को भेजेगा कि तुम्हारा अधिकार नहीं है, ये दूसरे कोर्ट का अधिकार है। इस तरीके से कार्रवाई जब चल रही हो, और वो ऐसी कार्रवाई जो उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आती, फिर भी वो कर रहा है, तो फिर कार्रवाई को मतलब इस रिट के द्वारा उसको बंद करवा सकते हैं। चलो चलेगी, पर दूसरी जगह चलेगी। उत्प्रेषण का मतलब होता है कि जब कार्रवाई सम तुमने फैसला सुना दिया, अब बाद में पता चला ये तो इसके मतलब फैसला सुनाने का इसका अधिकार ही नहीं था, तो फिर उस फैसले को बदला जाता है फिर, ठीक है? वापस फिर सुनवाई होती है उस चीज़ की, तो उसके लिए ये वाली रिट जारी की जाती है ना? एक होता है अधिकार परीक्षा, कि अगर कोई व्यक्ति असंवैधानिक तरीके से सार्वजनिक पद ग्रहण कर ले, जैसे अभी आजकल चल रहा है ना कि आईएएस लोग अपने आप को विकलांग और ये सब चीज़ें बना लेते हैं, तो उसके लिए ये वाली रिट जारी हो सकती है। हाँ? कि अगर कोई असंवैधानिक तरीके से सार्वजनिक पद पर ग्रहण कर ले, तब यह जारी होता है ना? क्योंकि तो याद रखना, तो लेकिन हालाँकि अब होता कुछ नहीं है, पर रिट जारी करवा सकते हो आप कि इसने गलत तरीके से उस पद पे पहुँचा है, इसका कोई अधिकार नहीं था इस पद, असंवैधानिक मतलब कुछ ना कुछ इसने गलत किया है, तभी इस पद पे पहुँचा है। तो जो 5 हैं रिट हैं, इनको याद कर लेना। आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट के लिए और आर्टिकल 226 हाई कोर्ट के लिए। मतलब ये दोनों सुरक्षा दे संरक्षण देते हैं मौलिक अधिकारों को 32 और 226 के तहत, इसलिए इसको आत्मा बोलते हैं संविधान की, आर्टिकल 32। अब कुछ अधिक 12 और 13 थोड़ा पढ़ लेते हैं। शुरुआत में छोड़ दी, 14 से शुरू किए थे अपन, है ना? तो राज्य की परिभाषा 12 में दी गई है। देखो जब भी कोई भाग शुरू होगा ना, उसमें पहला जो आर्टिकल होगा ना, वो परिभाषा के लिए ही होगा, तो हमेशा याद रखना। हमेशा नहीं, मतलब रहता है, अब अक्सर मिल जाएगा 90% केस में परिभाषा दी होंगी हर शब्दों की। आर्टिकल 13 में दिया है मूल अधिकारों से असंगत या अल्पीकरण करने की विधियां। अब क्या हुआ, जो मूल अधिकार लागू किए तो कुछ हमने 1935 से कानून अधिनियम ये सब उठाए थे, बहुत कुछ उठाया था हमने पुराना, मतलब हमारा 60-70% तो पुराना ही है सब कुछ। तो हमने एक आर्टिकल 13 में ये बात कह दी थी कि जो भी ऐसे कानून हैं जो हमारे मूल अधिकारों को हनन करते हैं, वो अपने आप ज़ीरो हो जाएँगे। समझ गए? मतलब कि अपने आप ज़ीरो हो जाएँगे, उनको बदलना नहीं है, कहाँ-कहाँ बदलोगे, कितने कानूनों में बदलोगे? उससे अच्छा एक लाइन लिख दें कि मूल अधिकारों से असंगत जो भी विधियाँ होंगी, वो अपने आप अल्पीकरण ज़ीरो, जहाँ तक वो अमान्य हो, वहाँ तक हो जाएँगे ज़ीरो, अपने आप ही, है ना? तो यही सब दिया है इसमें, पूरा नहीं आता, ये मेंस के लिए है, लेकिन इतना याद रखना 24 में जो संशोधन हुआ था, 24वाँ जो संशोधन 1971 में, उसमें 13(4) को जोड़ा गया था, हाँ? अब इसमें एक बात की गई थी कि अनुच्छेद 13 है ना, जो अभी पढ़ रहे हो, कोई भी बात आर्टिकल 368 के अधीन किए गए संविधान पर लागू नहीं होगी। मतलब हमने इसमें क्या बोला आर्टिकल 13 में कि जो भी मूल अधिकारों को हनन करता है, वो अपने आप ज़ीरो हो जाएगा। जो भी विधियाँ, जो भी मतलब कानून है,
और जो मूल अधिकारों को हनन करती हैं वो अपने आप जीरो हो जाएंगे, मतलब जिस हद तक हनन करेंगी उस हद तक जीरो हो जाएंगी। लेकिन गवर्नमेंट थोड़ी शाणी है तो उसने लिखवा दिया कि आर्टिकल 13 के तहत जो आर्टिकल 368 के तहत हम संशोधन करेंगे उसमें आर्टिकल 13 लागू नहीं होगा। 13 में जीरो नहीं कर सकते आप, क्योंकि आप उसमें हम कुछ ना कुछ ऐसा बनाएंगे कि जो मूल अधिकारों को हनन करेगा। तो तुम यहाँ लिख दियो कि अधिकारों को हनन नहीं कर सकते, करोगे तो अपने आप जीरो हो जाएगा। तो उसने उन्होंने लिखवा दिया कि आर्टिकल 13 की कोई बात आर्टिकल 368 के तहत संशोधन पर लागू नहीं होती। ठीक है, तो ऐसा है। अब इसके बाद क्या हुआ था, चलो ये पढ़ते हैं अपन थोड़ा, इसके बाद ही आएगा। आर्टिकल 33 में जो मूल अधिकार है उसको लेकर संसद की शक्तियां दी गई हैं। आर्टिकल हाँ हाँ, थोड़ा सा और इसको डिटेल में पढ़ लो। आर्टिकल 33 जो है सेना, पुलिस, सुरक्षा बल आदि के मूल अधिकारों को सीमित करने की मतलब संसद की शक्ति होती है। जैसे सेना हो गई, पुलिस हो गई, या कोई सुरक्षा बल हो गया, कई बार ये मूल अधिकारों को हनन भी करते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करते, कुछ जगहों पर हैं जो करते हैं, करना पड़ जाता है कई बार। तो संसद तय करती है कितना हनन करना है, कितना नहीं करना है, या बिल्कुल नहीं करना है, जो भी करना है तो उसके लिए थोड़ी शक्तियाँ दे रखी हैं। हाँ, मतलब सरकार को, क्योंकि कई जगह बहुत सेंसिटिव एरिया है, आप बिना हनन करे उन संभाल ही नहीं सकते उन चीज़ों को। वो आर्टिकल 34 में दिया है कि जहाँ मार्शल लॉ ने सैन्य अधिनियम लगा तब, तो तब कहीं ना कहीं मूल अधिकारों का हनन तो होगा आपके, है ना। तो आर्टिकल 34 इस बारे में थोड़ा बताता है कि आर्टिकल 35 में है संसद के पास शक्ति है कानून बनाने की, मूल अधिकारों के बारे में कानून बना सकते हो। हम्म। अब न्यायिक सक्रियता, ये कुछ शब्द हैं, कहो तो बस समझा देता हूँ आपको थोड़ा थोड़ा। PIL का मतलब जनहित याचिका। आपको लगता है कि कोई भी पीड़ित व्यक्ति है और वो अपनी याचिका नहीं कोर्ट में दायर कर सकता, तो आप उसकी जगह जाकर दायर कर सकते हो। इसी को बोलते हैं PIL, जनहित याचिका। जैसे कुछ गलत हो रहा है, आपको लग रहा है यार ये कुछ गलत है, तो आप जाओ कोर्ट में कि हम मैं दायर कर रहा हूँ कुछ भी। जैसे तुम्हारा रोड खराब है, बहुत 10 साल से खराब है, पैसा खपता जा रहा है, कुछ नहीं हो रहा, तुम कोर्ट में चले जाओ, ये गलत हो रहा है, किसी के साथ गलत किया है आपने, ऐसा वैसा समाज के साथ गलत किया है, किसी के साथ भी, जानवर के साथ गलत हो रहा है, आप कोर्ट में चले जाओ, कुछ भी। आप किसी की तरफ से भी बोल सकते हो, दो लोगों की तरफ से भी बोल सकते हो, किसी जानवर की तरफ से, किसी भी तरफ से, कोई भी पीड़ित हो, पीड़ित व्यक्ति अपनी याचिका नहीं दायर कर सकता तो उसके आगे कोई भी कर सकता। हाँ, इसको याद रखना, इसके जनक PN भगवती थे, है ना। न्यायिक सक्रियता क्या है, न्याय सक्रियता का मतलब होता है जब न्यायपालिका, जैसे न्यायपालिका न्याय करती है, लेकिन कई बार वो क्या है अपना भूमिका त्याग के ना विधायिका और कार्यपालिका को में काम दखल देती है। जैसे कि कई बार वो कानूनों को सही करती है, जैसे कुछ कानून है जो गड़बड़ है उनको सही करेगी। कार्यपालिका कई बार जैसे आदेश सुनाती है, कार्यपालिका को मतलब जो हमारा प्रशासन है, पुलिस हो गया और जो DM वाली लाइन हो गई, ये अपने काम नहीं करते हैं तो कोर्ट कई बार अपना उसको ऑर्डर पास करती है कि नहीं तुम काम करो। तो इसको बोलते हैं न्याय सक्रियता, जब अपना कार्य छोड़ के, न्याय छोड़ के वो इन चीज़ों में दखल देता है। न्याय न्याय पुनर्विलोकन, इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब है कि जब कोई विधायिका कोई ऐसी विधि बनाती है जो संविधान की मूल भावना के असंगत है, तो न्यायालय उस विधि को अनुच्छेद 13 या आर्टिकल 32 या हाईकोर्ट 226 के तहत शून्य कर सकती है। ठीक है, न्यायिक पुनर्विलोकन में न्यायालय सभी कानून या विधि की समीक्षा या जांच कर सकती है और देखती है कि कोई विधि संविधान की मूल भावना को आहत तो नहीं कर रही है। अगर कर रही है तो दी गई शक्तियों के तहत उनको शून्य करने का अधिकार है। इसका मतलब है कि सीधे सीधे देखो ये होता है कि कोई कानून बनाया हमने, अब एक बार तो गवर्नमेंट ने बना दिया, पास कर दिया, लागू कर दिया, हाँ ना, राष्ट्रपति ने लागू हो गया। अब न्यायपालिका क्या करती है, उसको जांच कर सकती है, ये अधिकार है उसके पास, न्यायिक पुनर्विलोकन। ठीक है, इसका मतलब कि किसी भी न्याय, जैसे कोई कानून बना तो उसको दोबारा देखना, जांचना कि क्या ये सही है या नहीं है। अगर नहीं है तो कहाँ किस हद तक नहीं है, जिस हद तक नहीं वहां तक शून्य कर देंगे। तो ऐसा होता है, जो चीज़ गलत है उस चीज़ को शून्य कर देंगे, जो सही है उसको मान लिया जाएगा। तो मतलब दोबारा देखना एक तरीके से, तो न्यायिक पुनर्विलोकन में ये होता है। हम्म। अब कुछ केस हुए थे, अब बात छिड़ी थी, अभी बताया था ना मैंने आर्टिकल 13 और 368 है ना। ये 368 के तहत जो भी संशोधन होगा वो आर्टिकल 13 के तहत जीरो नहीं करेंगे। आप हम कुछ भी लिख सकते हैं, हम लिख दें मौलिक अधिकार, जैसे आप स्टेज में मतलब बोल नहीं सकते हो आप गवर्नमेंट के खिलाफ, ऐसा लिख दो उसमें,
पर ये तो मौल उसमें पहला आर्टिकल 19 पहले ही क्या था, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ही बोल रहा है, तो फिर क्या होगा, है ना? तो उसको जीरो करना पड़ेगा आर्टिकल 13 के तहत, है ना? तो इसमें बहस छिड़ी थी, कोर्ट अलग फैसले सुना रहे थे और यहाँ सरकार मान नहीं रही थी। तो पहला हुआ शंकरी प्रसाद वाला मामला। इसमें संसद ने कानून ला दिया, उसमें लिख दिया कि नहीं, आप नहीं बोल सकते हो, मतलब न्यायालय कुछ नहीं कर सकती इस मामले में। ठीक है, इसमें जो होगा संसद बनाएगी, जो भी कानून बनाएगी, जैसे ही बनाएगी वो आपको मानने पड़ेंगे, जो भी हम संशोधन करेंगे। ठीक है, वो उसको जीरो नहीं करोगे आप। इसमें संसद ने ऐसा साफ साफ बोल दिया। अब सज्जन सिंह राय, मतलब जो न्यायालय ने फैसला दिया था, एक्चुअली न्यायालय ने जो फैसला दिया था ये बोला था कि ठीक है हम नहीं बोलेंगे, संसद ही इस पे फैसला सुनाएगी, जो भी सुनाएगी, अगर जो भी लाना है संविधान से जुड़ा हुआ जो ये मामला है। आप देखिए, सज्जन सिंह वर्सेस राजस्थान, फिर एक हुआ केस, उसमें भी संसद को जीत मिल गई। फिर गोपालन केस हुआ, उसमें भी संसद जीत गया कि संसद को आज़ादी थी, कुछ भी करता रहे वो संविधान के साथ। ठीक है, गोलकनाथ वाला मामला हुआ पंजाब राज्य में, तब न्यायालय ने बोला कि नहीं, न्यायपालिका दखल दे सकती है आपके कामों में, आप नहीं बोल सकते, कोई दखल नहीं दे सकती। तो गवर्नमेंट भी वो, तो गवर्नमेंट भी कम थोड़ी ना है, उसने भी 24वां संशोधन ला दिया 1971, 13(4) में जोड़ा कि इसमें जो कहा गया है वो संविधान द्वारा आर्टिकल 13 की कोई भी बात लागू नहीं करती, मैंने जो भी बताया, है ना? आर्टिकल 13(4) में बोला ना कि आर्टिकल 13 की कोई बात 368 में लागू नहीं होगी, है ना? तो 24 लाया। तो फिर एक केस हुआ, वो हुआ केस आनंद भारती वर्सेस केरल राज्य, ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तुम्हारे एग्जाम में पूछे ही जाता है हर बार। इसमें कहा गया कि संसद संविधान में संशोधन तो कर सकती है, पर संविधान के मूल ढांचे को नहीं बदल सकती। वो 13 लोगों ने ये फैसला सुनाया था, 13 जज बैठे थे, अभी तक की सबसे बड़ी बैठक बैठक है 13 जजों की। इसमें फैसला सुना है कि आप संसद संशोधन कर सकती है, पर मूल ढांचे को नहीं चेंज कर सकती। जो हमारे आदर्श बनाए थे हमारे नेताओं ने, जो पुराने नेता थे जो खत्म हुए, जिन्होंने आज़ादी दिलाई थी, उन्होंने कुछ मूल्य बनाए थे, न्याय का मूल्य, स्वतंत्रता का मूल्य, समता का मूल्य, है, बंधुत्व का मूल्य जो बनाए हैं हमारे लिए, या जो लोकतंत्र बनाया, तुम कल के दिन राजतंत्र ला दो, है ना? तो वो कुछ नहीं कर सकते। आप मूल ढांचे को चेंज नहीं करोगे, आप संशोधन करना कर लो, जो भी करना हो कर लो, पर मूल ढांचा नहीं बदलना चाहिए। कोई ऐसी बात जो लोकतंत्र को खराब करेगी वो हटा देंगे, ऐसी कोई बात जो न्याय को खत्म करेगी वो हटा देंगे, ऐसी कोई बात जो स्वतंत्र को खत्म करेगी वो हटा देंगे, बकाया आप चेंज करते रहो। तो ये जो फैसला था ये सुनाया गया, उसके बाद भी गवर्नमेंट नहीं मानी। फिर 42वां संशोधन किया कि आर्टिकल 368 में 4 और 5 जोड़े गए, और उसमें कहा गया कि संशोधन को न्यायालय में प्रश्नगत नहीं कर सकते, मतलब जो हम संशोधन करेंगे वो न्यायालय उसमें कुछ नहीं कर पाएगा। तो फिर एक फैसला होगा मिनरवा मिल्स, इसमें 42वां जो संशोधन है इसको समाप्त किया गया, और आधारभूत ढांचे वाला संशोधन जो इसमें सुनाया गया केशवानंद भारती वाले में, इसको लागू किया गया, है ना? फिर नहीं हुआ, फिर दोबारा फिर से किसी, जो उस समय की बात है जब इंदिरा गांधी थी, तब थोड़ा बवाल मचा हुआ था, है ना? अब जो कुछ है, थोड़ा क्वेश्चन है, देख लो एक बार। जैसे अनैतिक दुर्व्यापार का अधिनियम 1956 में, बंधुआ मजदूरी 1976 में, बाल श्रम 1986 में, शिक्षा का अधिकार 2009 में, है ना? आत्महत्या दंडनीय अपराध है 309 के तहत, एक सेकंड, 309 के तहत, किसके तहत, मतलब आत्महत्या नहीं कर सकते आप, क्योंकि गवर्नमेंट बचपन से आपके ऊपर पैसा खर्च कर रही है, आपको सोर्सेज दे रही है, रहना खाना चीज़ें, मतलब हर चीज़ में, तो आप कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के एसेट्स हो, आप आत्महत्या करोगे तो धारा 309 लग जाएगी। अब जो पुराना है अब बदल गया हमारा, लेकिन पहले जो क्वेश्चन आए थे, मौलिक अधिकार बाद, कई बार क्वेश्चन आता है बाद योग्य है या नहीं है, मतलब बात करने लायक है कोर्ट में कि नहीं है, मतलब बात कर सकते हो आप उस चीज़ के, बहस कर सकते हो कि इसमें कुछ होना चाहिए, तो बाद योग्य है, आप इस पे और भी डीप में बात कर सकते हो। और भी जो अधिकार हैं, कई बार लाइन तो एक ही लिखी है पर उसके मतलब बहुत सारे हैं, उन पे और भी चीज़ें तय की जा सकती हैं भविष्य में भी, तो बाद योग्य है ना? अब विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया और यथोचित विधि प्रक्रिया, ये थोड़ा सा हम देख लेते हैं, ये मतलब शब्द हैं इसी के, कई बार आते हैं बच्चों को पता नहीं होती। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कि कार्यपालिका और न्यायपालिका संसद द्वारा बनाई गई विधि के अनुसार ही कार्य करेगी। इसका पहला मतलब विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का मतलब है कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, मतलब कानून ने जो प्रक्रिया बनाई कि पहले आप जिला कोर्ट में जाओगे, फिर आप हाई कोर्ट में जाओगे, फिर आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो, आप सीधे सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते। तो एक प्रक्रिया बनाई है ताकि दिक्कत ना हो समाज को, है ना?
तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ये होती है। अब एक होती है यथोचित विधि प्रक्रिया, है ना, कि हम ऐसा ही कानून बनाएंगे जो तर्कपूर्ण हो और उचित हो। अब जैसे मैं भोपाल में रहता हूँ, तो मुझे कोई प्रॉब्लम आई तो मैं भोपाल के कोर्ट जाऊँगा। अब यहाँ की जो गवर्नमेंट है वो ऐसा कानून बना दे कि यहाँ जिसको दिक्कत होगी वो तमिलनाडु के इस गाँव में जाके शिकायत करेगा। तो ये कोई तर्कपूर्ण बात नहीं हुई, मतलब कि जो उचित बात नहीं है। अब मुझे दिक्कत यहाँ हुई, मैं 2-4 दिन का सफ़र करके एक छोटी-सी एफआईआर कराने जाऊँ या कुछ भी शिकायत करने, तो ये होती बेवकूफ़ी, है ना? तो ऐसा है, तो यथोचित का मतलब उचित प्रक्रिया होनी चाहिए। कुछ भी नहीं बोलोगे, तुम बोलोगे मैं गंजा करा के आओ तभी तुम्हारी रिपोर्ट लिखी जाएगी, नहीं, तो ये सब तर्कपूर्ण होनी चाहिए, यानी कि जिसका कोई मतलब बनता हो, है ना? तो ये होता है यथोचित विधि प्रक्रिया। ये तो समझा दिया, तो विधि की समक्ष क्षमता और विधियों का समान संरक्षण, है ना? मंडल आयोग थोड़ा याद रखना, 1979 में मोरारजी देसाई सरकार ने बना था। हाँ, ये याद रख लेना, एस्ट्रोसिटीज एक्ट SC एक्ट कहलाता है, थोड़ा सा कन्फ्यूज मत होना। 361 में दिया है, राष्ट्रपति व राज्यपाल के विरुद्ध दायित्व के खिलाफ न्यायालय में कार्रवाई नहीं की जा सकती। मतलब राष्ट्रपति और राज्यपाल को आप नहीं बोल सकते कि वो अपना दायित्व पूरा कर रहे हैं, नहीं कर रहे, काम नहीं कर रहे। मैंने बताया था ना, एक रिट में बोला गया था कि राष्ट्रपति और राज्यपाल को नहीं आप कुछ बोल सकते हो, उनकी मर्जी है जो करना होगा। तो ये अधिकार 361 में दिया है। हाँ, यहाँ का लिख लेना, एक्चुअली का नहीं लिखा। 361 का में दिया मीडिया का विशेष अधिकार, मतलब कुछ जगह मीडिया को अलाउ रहता है कि नहीं, मीडिया जा सकती है, जैसे कि कहीं कोई जुर्म हो गया तो एक सुरक्षा सीमा बनाती है पुलिस, उसके अंदर आप जा सकती है मीडिया। कुछ जगह है ऐसा, हर जगह नहीं होता। आर्टिकल 105 में संसद का विशेष अधिकार, है ना, जो सांसद होते हैं हमारे उनका भी कुछ विशेष अधिकार होता है। अब जैसे कोई संसद में बैठा है, सुनवाई हो रही, वहाँ सारे सांसद बैठे हैं, तो पुलिस आके उनको सीधे गिरफ्तार नहीं कर सकती। कुछ विशेष अधिकार दिए हैं, हम इसी में आगे ही पढ़ेंगे अभी, सारे विशेष अधिकार। और 194 में विधायक के विशेष अधिकार हैं, आगे पढ़ेंगे, अभी कुछ उतना नहीं है। ठीक, तो आज ख़त्म करते हैं, कल मिलते हैं।